संजय संगीन, धूलिया धाकड़। जोरदार तालियों से स्वागत करिए हासिल, पान सिंह तोमर, साहिब बीबी गैंगस्टर जैसी कई कमाल की फिल्में बनाने वाले हमारे बड़े भाई ललन टॉप के दोस्त हिमांशु धूलिया। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी की कॉलर पकड़ के बोल दिया हमें जानते नहीं हो, हमको हमारे भैया सुप्रीम कोर्ट के जज हैं? नहीं, कभी नहीं। आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, उन कैरेक्टर्स में से आपका सबसे फेवरेट कौन सा है? मेरा तो रामाधीर सिंह है। उस किरदार ने मेरे नाम को एक चेहरा दिया जिसकी वजह से लोग मुझे पहचानते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं। छोटा सा रोल किया था मैंने, एक जीरो पिक्चर थी शाहरुख की। कुटाई की थी आपने उसमें एक सीन में शाहरुख की। तो मारना ही था, वो मेरे पैसे लुटा रहा था सबको, उसको बेल्ट से मारना ही था। और इतना उत्तर भारतीय रोष प्रकट हुआ जब उसने कहा आप गुटखा खाते हो इसलिए हम छोटे रह गए। आप में से कितने लोगों को पता है कि बैंडिट क्वीन फिल्म की कास्टिंग टिशू दाने की है और दिलसे के साथ भी जुड़े रहे हैं? वो फिल्म रिलीज हुई थी तब शायद रिसेप्शन वैसा नहीं था जैसा हाइप। बुरा बहुत लगा कि कोई फिल्म चली नहीं। मुझे लगता है उसका क्लाइमैक्स नहीं लोग चाह रहे थे कि मर जाए दोनों ना। डायरेक्टर हो तो मणिरत्नम जैसा हो, अपने काम पे पूरा विश्वास, चले ना चले ऐसी की तैसी। सर ऐसा क्यों है कि एक गैप क्यों है कि एनएचडी वाले जो अच्छे एक्टर हैं वो दबे रह जाते हैं और कुछ जो फेम वाले एक्टर हैं जिनको एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती लेकिन फिर भी हम उनको मजबूरी में देख रहे हैं? पूरे समाज में यही तो हो रहा है यार, अपकास्ट आगे है। नई पीढ़ी में आपको कौन सा एक्टर लगता है मतलब जिसके अभिनय को देखकर आपको इरफान सर की याद आ जाए? यार अभी तक तो कोई नजर नहीं आया। सिनेमा में जो आपका डायलॉग था गैंग्स ऑफ वासेपुर में कि जब तक सिनेमा है, ये तो कैरेक्टर मान रहा था। आप क्या ऐसा मानते हैं कि जब तक सिनेमा है तो लोग? नहीं, लोग तो बेवकूफ़ बनते रहेंगे जब वो तो राजनीति कराती है, सिनेमा क्या है उसमें कुछ। आप पान सिंह तोमर भी बनाई आपने, तो उनके साथ की जो आपकी यादें हैं वो कैसी हैं? इसमें तो पूरी किताब लिखी जा सकती है यार। हिमांशु की फेवरेट 3 फिल्में? वो है गंगा जमुना, गाइड मुझे बहुत पसंद है, और एक अंग्रेजी पिक्चर है वंस अपॉन अ टाइम इन अमेरिका। सेंसोडेंट के प्रेजेंट्स ललन टॉप अड्डा, को पावर्ड बाय टेक्नोस्पोर्ट, आईटेल, सेंटर फॉर साइट, हायर, टूरिज्म पार्टनर मध्य प्रदेश टूरिज्म, सेलिब्रेशन पार्टनर मॉर्फेयस, डेयर टू ड्रीम, SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। देवियों और सज्जनों, हर वो व्यक्ति जो मंच पर आता है वो अपने हिस्से का लौंडपना पूरा कर चुका होता है, कभी स्कूल में कभी कॉलेज में। ये अब से तकरीबन 20 बरस पहले की बात है। हमें भी ये खुशफहमी थी कि हम भरपूर युवा हैं और एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे जो कि हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, JNU, और वहाँ पर हम एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे। 20 साल तक ये रहस्य मेरे सीने में दफन रहा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इसको आप सब लोगों के सामने बयां कर दिया जाए। ये जो सीक्रेट सोसाइटी थी ये एक बहुत ही कमाल फिल्म का एप्रिसिएशन क्लब था और इसका मेंबर वही बन सकता था जिसे उस फिल्म की बारीक से भी बारीक बारीकियां पता हों। मसलन अमुक डायलॉग को बोलते वक्त वो किरदार दाईं तरफ देख रहा था या बाईं तरफ देख रहा था, उसकी नज़र कितने एंगल पर थी, उसने कपड़े क्या पहन रखे थे, जूते क्या पहन रखे थे, और इस सीन में पीछे के बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था, मेज़ थी तो किस रंग की थी। अब आप समझिए कि उस फिल्म के लिए दीवानगी का हम लोगों का आलम क्या था। मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि बाद में उन फिल्म मेकर ने, हम जहाँ से आते हैं, हम चंबल के लोग, हम बीहड़ लोग, हम अपनी तबीयत में बागी लोग, उनमें से भी एक बागी अलबेले की कहानी उन्होंने पर्दे पर उतारी। ये वो व्यक्ति हैं जो अपने ही पेशे के बारे में अपने किरदार के ज़रिए बेहद ज़रूरी बात कहते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में सिनेमा है तब तक लोग, अरे साहब संसदीय भाषा का प्रयोग करिए, कैसी बातें कर रहे हैं। और आपने पर्दे पर इन्हें भले ही अपने किरदार के चलते कुछ असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते देखा हो, लेकिन निजी ज़िंदगी में ये बेहद संवेदनशील, बेहद प्रतिभाशाली और बेहद इनके कमरे के बाहर लगे बोर्ड की भाषा में कहूँ तो धाकड़ हैं। ये आज से लगभग 3.5-4 दशक पहले की बात है। इसी नेशनल स्टेडियम के पास एक संस्थान है, हिंदुस्तान का थिएटर का सबसे बड़ा संस्थान, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा।
उसमें इनके कमरे के बाहर इनके रूममेट हुआ करते थे संजय मिश्रा। इन लोगों के कमरे के बाहर लिखा होता था संजय संगीन धूलिया धाकड़। जोरदार तालियों से स्वागत करिए हासिल, पान सिंह तोमर, साहिब बीबी गैंगस्टर जैसी कई कमाल की फिल्में बनाने वाले हमारे बड़े भाई ललन टॉप के दोस्त तिग्मांशु धूलिया। ऐसे प्रेशर रहता है कि जिस शहर में बैठा हूँ उसी शहर में भैया भी हैं, तो अब मेरी हरकतों पे थोड़ी ज़्यादा नज़र रहेगी। बड़े भाई का कभी प्रेशर रहा है? नहीं, कभी नहीं। आप में से कितने लोगों को पता है कि तिग्मांशु धूलिया के बड़े भाई क्या करते हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। हाँ, जैसे लोग बोलते हैं ना चौड़ में कि भैया विधायक हैं हमारे, मंत्री हैं हमारे। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी की कॉलर पकड़ के बोल दिया मैं जानते नहीं हो हमको, हमारे भैया सुप्रीम कोर्ट के जज हैं? नहीं, कभी नहीं, कभी। ये मैं आपको कई बार बोल चुका हूं निजी बातचीत में, लेकिन मैं सार्वजनिक मंच पे कहना चाहता हूं, हमारी पूरी पीढ़ी इस बात के लिए आपकी कृतज्ञ है कि आपने हासिल जैसी फिल्म बनाई, और हमारा पूरा परिवेश इस बात के लिए कृतज्ञ है कि आपने पान सिंह तोमर जैसे किरदार को सेलुलाइट पर अमरता बख्शी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ललन टॉप अड्डे का पैटर्न दादा ऐसा है कि मेरे बड़े भाई जैसे हैं और मैं इनको दादा बोलता हूं, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं ज़्यादा ही कैजुअल हो रहा हूं। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो पैटर्न ऐसा है कि ऑडियंस सवाल पूछेगी आपसे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे ये धूलिया धाकड़ संजय संगीन का किस्सा सुनना चाहता हूं। ये क्या माजरा है? नहीं, इसमें ऐसा संजय मिश्रा, हम लोग साथ में पढ़े ड्रामा स्कूल में। तो ड्रामा स्कूल बहुत ही अभी पता नहीं कैसा हो गया, हमारे वक्त पे तो बहुत ही खूबसूरत इंस्टीट्यूट था, हॉस्टल भी बहुत अच्छा था। मुझे नहीं लगता किसी भी इंस्टीट्यूट के ऐसा हॉस्टल होगा कि जिसमें सेपरेट टॉयलेट्स हैं, मतलब रूम के साथ अटैच गीज़र है, टब है, इस तरह की चीज़ें सुविधाएं थी हम लोगों को। तो बस ये था कि कोई डिस्टर्ब ना करे ज़्यादा। मैं और संजय रहते तो बाहर हमने लिख दिया धूलिया धाकड़ और संजय संगीत, और फिर सबको पता चल गया कि यही दोनों रहते हैं यहाँ। वो बाहर वाला ही कमरा था, क्योंकि हॉस्टल के अंदर जिसको भी आना होता उस कमरे के बगल से ही जाते थे। तो जिसका मन करता था नॉक कर देता था, कुछ है, चाय पिला दो, सिगरेट पिला दो। तो हमने कहा कोई धर्मशाला खोलिए क्या? तो हम कहा बाहर लिख दो कि कुछ होगा तो भी यही सब वारदात भी बहुत संगीन होगी। फिर लोगों को घर में ना घुसिए, कुत्ते से सावधान, वो था चक्कर। नाइस। Morpheus, the Greek god of dreams, favors the ones who dare to dream. ठीक है, वो सबसे पीछे जो काला चश्मा, अरे तुम काहे पीछे देख रहे हो? हम तुमको देख रहे हैं, तुम पीछे देख रहे हो। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते मेरे भाई। मेरा आपसे सवाल है कि आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहा हूँ? यस सर। मैं अभी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक नई किताब आई है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा सेंस नहीं है, तो मैंने कहा इसको पढ़ लिया जाए आने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में। तो मैं 2-3 किताबें एक साथ पढ़ता हूँ। मैं फ़िक्शन बहुत कम पढ़ता हूँ, नॉन फिक्शन, और तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक किताब आई है उसको पढ़ रहा हूँ मैं आजकल। और कौन सी ऐसी किताबें जिन पर आप बार बार लौट कर जाते हैं? ऐसी कोई है बुक जिसको आप कई बार पढ़ चुके हो? एक है किस्सा सूबेदार पांडे, 1857 पे, राम कहानी सीताराम। तो वो मेरे लिए राग दरबारी जैसी है। जैसे राग दरबारी आप कभी भी कहीं किसी भी पन्ने से उठा के पढ़ सकते हैं ना, मज़ा आता है जी। तो किस्सा क्योंकि वो किताब अवधि में है, हाँ, और 1857 के एक सूबेदार थे, उनके मेमोयर्स हैं, तो इतनी प्यारी लैंग्वेज है वो। तो मैं उसको कभी जब भी मूड होता है मैं उसको पढ़ लेता हूँ। आगे देखो एमपी में खजुराहो की बात निराली, मन को गदगद करने वाली। मोहलिया रे मोहलिया रे। देवियों और सज्जनों, तिग्मांशु धूलिया जी जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं वो किताब एक ज़माने में बरतानिया हुकूमत के लिए जिन ऑफिसर्स को लंदन में रिक्रूट किया जाता था उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा हुआ करती थी। अंग्रेजी में इस किताब का टाइटल था सीताराम्स डायरी। ये सूबेदार सीताराम पांडे की कहानी है जो फैज़ाबाद के इलाके से आते हैं
वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भर्ती किए जाते हैं, एंग्लो अफगान वॉर का हिस्सा रहते हैं, समंदर पार करने की वजह से जात बाहर किए जाते हैं। उनका बेटा भी फौज में भर्ती होता है और जब 1857 का पहला स्वाधीनता संघर्ष होता है तब बेटा उसमें हिस्सा लेता है, यानी वो बगावत करता है और बाद में उसको पकड़ा जाता है और जिस फौजी दस्ते को इन बागियों को तोप से उड़ा देने का हुक्म दिया जाता है उस दस्ते का प्रमुख यही सूबेदार होता है सीताराम पांडे। इन्होंने अपने तजुर्बे लिखे अवधी भाषा में, जिसका टिशू दादा जिक्र कर रहे हैं। अंग्रेज़ी में इसका अनुवाद किया है कर्नल जेम्स नॉर्गेट ने। अगर आप कभी लंदन जाएं तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। हिंदी में ये किताब राम कहानी सीताराम के नाम से उपलब्ध है और मशहूर पत्रकार मधुकर उपाध्याय जी ने इसको अवधी और हिंदी में नए सिरे से प्रस्तुत किया है। बहुत कमाल की कहानी है। ब्रिलियंट। जी, अगला सवाल। स्पिरिट तो वही है जो मैदान में उतरे। टेक्नोस्पोर्ट, स्पोर्ट योर स्पिरिट। इनको दीजिए। Hello sir, I am Iram. Okay, I am also from National School of Drama. Student हूँ मैं वहाँ की। तो my question is how much you were attracted and how much you love that institute? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जहाँ जब भी मैं वहाँ जाती हूँ ना, it's like it's my home. आप किस बैच की हैं? मैं संडे क्लब की हूँ, पार्ट 2 सेकेंड बैच। मैं भी वहीं से आ रही हूँ, मेरी क्लास खत्म होने के बाद मैं डायरेक्ट यहीं आई। अच्छा, यू आर नॉट अ रेगुलर स्टूडेंट देयर? रेगुलर क्लासेस अभी दिसंबर से चालू होंगी, अभी नहीं हुई। संडे क्लब की। अच्छा, संडे की संडे होता है अभी वीकेंड। तो सॉरी, अब क्या सवाल था आपका? हाउ मच यू लव दैट इंस्टीट्यूट एंड हाउ मच यू आर अट्रैक्टेड टू इट? आप कितना उसे पसंद करते थे और जितना भी आपका समय वहाँ पर बीता वो कैसा था? क्योंकि मैंने अभी जी, अब जवाब सुनते हैं। ठीक है, ओके। थैंक यू मैम। नहीं, बहुत ही खूबसूरत। वो 3 साल और निकलने के बाद भी 4 साल और दिल्ली में, मतलब उससे अच्छा वक्त मेरा ज़िंदगी में कहीं और नहीं बीता जितना ड्रामा स्कूल में बीता है। इतना कुछ सीखने को मिला और एक फ्रीडम बहुत थी वहाँ पे, और लाइब्रेरी इतनी अच्छी लाइब्रेरी है वहाँ पे। मैं ज़्यादा वक्त क्लासेस में नहीं, लाइब्रेरी में ही बिताता था। तो लेकिन मैंने फिर थिएटर छोड़ दिया, मैंने कभी किया नहीं थिएटर निकलने के बाद। लेकिन मेरी फिल्म मेकिंग में एज ए डायरेक्टर, थिएटर में जो ब्लॉकिंग करते हैं, आप स्टेज में किसी को बोलते हैं आप यहाँ खड़े रहो, उसकी एंट्री, वो ब्लॉकिंग जो है उससे मेरी फिल्म मेकिंग पे की धार को और तेज़ किया। तो ये फैसिलिटी जो मुझको मिली ड्रामा स्कूल से, और डायरेक्टर्स ने शायद पिक्चरें देख के सीखी हैं या एक्सपीरियंस करके सीखी है, मुझको ये फैसिलिटी थिएटर ने दी जो कि ड्रामा स्कूल ने दी। तो जो भी मैं हूँ, मैं ड्रामा स्कूल की वजह से हूँ। आकाश। हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम आदित्य मिश्रा है। दिग्मांशु सर, मैं भी बेसिकली इलाहाबाद से ही हूँ। तो इलाहाबाद को लेकर सर, आपका सौरभ जी के साथ ही एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आपने इलाहाबाद में उस टाइम के पॉप कल्चर और द वे यू गॉट इंटरेस्टेड इन ड्रामा एंड ऑल दोज थिंग यू हैव एक्सप्लोर्ड। बट सर, वो डिक्लाइन जो हुआ है इलाहाबाद में, have you any why it has happened so, and इलाहाबाद का ओवरऑल कल्चरल डिक्लाइन जो हुआ है इन जनरल नाउअडेज, और यूनिवर्सिटी जवाब सुनते हैं। मेरे हिसाब से इलाहाबाद का डिक्लाइन हुआ, एक ट्रेन चली जिसका नाम है प्रयागराज एक्सप्रेस। पहले दिल्ली इलाहाबाद से दूर लगता था कि आप 4 लोगों को बताते हैं गुरु दिल्ली जा रहे हैं, अच्छा हमारे लिए ये जीन्स ले आना, ये ले आना, वो ले आना, बड़ा लगता था दिल्ली जा रहे हैं। वो ट्रेन चली, रात को बैठो 9-10 बजे, सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे इलाहाबाद दिल्ली। उस ट्रेन ने इलाहाबाद के लोगों को दिल्ली भेज दिया। इलाहाबाद की जिस चीज़ की आप बात कर रहे हो, एक्चुअली थोड़ा एक इलीट कल्चर था, जो उसमें कोई बुराई अच्छाई आपको जो भी ढूंढना है ढूंढ लीजिए, लेकिन उन इलीटिस्ट लोगों ने इलाहाबाद के कल्चर के में बहुत इजाफा किया। वो सारे बच्चे यहाँ पढ़ने आ गए, JDU या और जगह, वकीलों का शहर है इलाहाबाद। वो लोग दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने आने लगे, तो वो क्रीम निकल गई इलाहाबाद की। और फिर जिस तरह से रीजनल पॉलिटिक्स आई उत्तर प्रदेश में, उसने पूर्वांचल के लोग बहुत आ गए इलाहाबाद में। और फिर जैसे कुछ गुंडे बदमाश भी थे इलाहाबाद के, उन्होंने भी लोगों को बहुत परेशान किया, जिसकी वजह से अच्छे लोग थे उन्होंने अपना ज़मीन अमीन औना पनो बाप धाव में बेच बाच के इलाहाबाद से निकल गए। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से इलाहाबाद के जो नए लोग इलाहाबाद में आए, उन्होंने इलाहाबाद के कल्चर, इलाहाबाद की लेगेसी, इलाहाबाद की विरासत में कोई इजाफा नहीं किया, सिर्फ लिट्टी चोखा दी और कुछ नहीं दिया।
हेलो तिग्मांशु जी, आशीष शेयर। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जो इंडियन वेब सीरीज़ है और जो फॉरेन वेस्टर्न कल्चर की जो वेब सीरीज़ है उसमें भी कितना गैप है और हम लोग उसको कैसे कम कर सकते हैं व्यूअर वाइज? मैं क्या एडवाइस करूँगा, मेरा कुछ बोलना जो और लोग बना रहे हैं उनको लगेगा तिग्मांशु ने हमारे बारे में क्या कह दिया। तो मुझे लगता है कि हम लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ की सीरीज़, उनकी भी 80% नेटफ्लिक्स पर जो बाहर की सीरीज़ है तो मुझे तो लगता है बहुत बकवास होती है। सब अच्छा थोड़ी होता है। हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी सीरीज़ बनी है, बहुत जैसे कमाल। फैमिली मैन बहुत अच्छा है, और पाताल लोक बहुत बढ़िया था। वो जो उसमें स्कैम करते हैं फ़ोन पे, वो क्या नाम था, जामताड़ा, वो कितना बढ़िया था। मेरा खुद एक शो बहुत लगता है, द ग्रेट इंडियन मर्डर, बहुत अच्छा था। उसका सीजन 2 कहाँ अटक गया है? हाँ, वो क्या है पूरा नहीं हुआ। OTT का वो जो छलांग OTT ने मारी थी कोविड के टाइम, उस वक्त जितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन लेना था ले लिया। अब ये लोग सब्सक्रिप्शन लेना मतलब सैचुरेशन पॉइंट पहुंच गया है, तो ये OTT को पता नहीं चल रहा कि हम लोग कैसे मोनेटाइज करें। तो OTT थोड़ा ढलान पे है इस वक्त। तो हम लोग को जब बजट मिलते थे बहुत अच्छे बजट, अभी वो बजट एकदम आधे से आधे में हो गए, तो हम वो बनाना अभी संभव नहीं है। हेलो सर, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। जैसा कि आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, उन कैरेक्टर्स में से आपका सबसे फेवरेट कौन सा है? मेरा तो रमाधीर सिंह है। जी, मतलब आप सही कह रहे हैं। मतलब मैंने एक्टिंग ड्रामा स्कूल के बाद कभी नहीं की। 20 साल 22 साल तक मैंने बिल्कुल एक्टिंग नहीं की। पता नहीं अनुराग ने क्या सोच के मुझको वो रोल दे दिया। अब वो हो भी गया, ठीक लिया गया। उस किरदार ने मेरे नाम को एक चेहरा दिया, जिसकी वजह से लोग मुझे पहचानते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरा पर्सनल मुझे जो पसंद है, वो मैंने छोटा सा रोल किया था। मैंने एक ज़ीरो पिक्चर थी शाहरुख की, उसमें मैंने उसके फादर का रोल किया था। वो छोटा रोल था ज़्यादा, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद आया था करते हुए। कितनी कुटाई की थी आपने उसमें एक सीन में शाहरुख की? हाँ, इम्प्रोवाइज था या सब बिल्कुल? नहीं, वो मारना ही था। वो मेरे पैसे लुटा रहा था सबको बाहर, तो मुझको उसको बेल्ट से मारना ही था। और इतना उत्तर भारतीय रोष प्रकट हुआ जब उसने कहा आप गुटखा खाते हो इसलिए हम छोटे रह गए। जी, क्या सर डायलॉग भी सुन लेंगे? डायलॉग मैं नहीं बोलूंगा। तो मैं कुछ दिन पहले फिर से दिल से देख रही थी, और फिर मैं IMDb पे जाके उसके बारे में पढ़ने लगी, तो मैंने देखा कि आप भी उसमें एक को-राइटर हैं। तो इसलिए मैं बहुत इंटरेस्टेड थी कि मैं आपसे ये पूछूं कि एज अ राइटर दिल से में आपका सबसे पसंदीदा सीन कौन सा है? इसमें एक सप्लीमेंट्री सवाल भी है। आप में से कितने लोगों को पता है कि बैंडिट क्वीन फिल्म की कास्टिंग टिशुदा ने की है? बहुत बढ़िया। और दिल से के साथ भी जुड़े रहे हैं। नाइस। मुझे ये बताइए, वो अद्भुत फिल्म है, उसका एक एक डायलॉग, एक एक फ्रेम, एक एक गाना, एवरीथिंग इज सररियल। हम कभी भी कहीं से भी वो फिल्म देख सकते हैं। लेकिन जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तब शायद रिसेप्शन वैसा नहीं था जैसा हाइप था। तो आप सब लोगों पर क्या बीती थी तब? बहुत बुरा लगा था कि पिक्चर चली नहीं, जबकि गाने छैया सब कितना सुपर हिट सब गाने थे उसके। ए अजनबी तू भी कभी, क्या ब्यूटीफुल सॉन्ग। मतलब मैंने अपनी बेटी का नाम उस गाने से रखा। मैं जब उसका म्यूज़िक रिलीज़ हुआ था तो हम लोग गए थे, फिर मैं CD घर लेके आया तो वाइफ के साथ बैठ के गाने सुन रहे थे। तो मेरी बेटी पैदा हो गई थी 98 में, दिल से रिलीज़ के 2-3-4 महीने पहले, तो उसका नाम रखा गया श्रेयसी। लेकिन जब वो गाना आया अजनी भी तू भी, उसमें वो जान सी कहाँ है, तो मेरी वाइफ ने कहा जानसी नाम होगा इसका, श्रेयसी नहीं। तो उसका मेरी बेटी का नाम दिल से के गाने से पड़ गया जानसी। तो एक तरह से गुलजार साहब ने मेरी बेटी का नाम रखा है। तो अच्छा, मतलब बुरा बहुत लगा कि कोई फिल्म चली नहीं। मुझे लगता है उसका क्लाइमैक्स नहीं लोग चाह रहे थे कि मर जाएं दोनों ना, दोनों मर जाते हैं ना एंड में। आई थिंक दैट वाज डिसअपॉइंटिंग फॉर द ऑडियंस, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो बाकी पिक्चर तो वाज सेलिंग थ्रू बहुत ब्यूटीफुली। क्लाइमैक्स की वजह तो ऐसी चर्चा हुई, क्योंकि पहले कई बार ऐसा हुआ है जब क्लाइमैक्स वर्क नहीं हुआ तो उसको रीवर्क करके चेंज किया गया। 70s 80s में कई फिल्मों में ऐसा हुआ। मणिरत्नम ऐसे डायरेक्टर है नहीं। मणिरत्नम बहुत ही इज एन आर्टिस्ट। मतलब मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। डायरेक्टर हो तो मणिरत्नम जैसा हो, अपने काम पे पूरा विश्वास, चले ना चले ऐसी की तैसी। और कभी नहीं बदलेंगे अपना कोई शॉट वॉट, पिक्चर चलने ना चलने से, कभी नहीं।
आप दिल से में आपका फेवरेट सीन कौन सा? यू वर वन ऑफ द को राइटर. डायलॉग राइटर, यस जी, डायलॉग राइटर. आपका फेवरेट? यार ये बहुत बढ़िया, लिखने में भी मजा आया, लैंड भी किया, पब्लिक को याद भी रहा. अरे इंटरवल वाला सीन क्या ऐसा कि जब दिल से मणि सर आए थे, पहली हिंदी पिक्चर थी उनकी, हिंदी उनको आज भी नहीं समझ में आती है, लेकिन तो उन्होंने टेस्ट लिया मेरा. और एक बहुत बड़े राइटर हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, और शाद अली जो डायरेक्टर है, शाद असिस्टेंट था मणि सर का, तो शाद ने कहा गुरु ये सीन मणि सर ने चाहते हैं ये सीन करो, इंटरवल वाला सीन जब मनीषा छोड़ के चली जाती है और रेत पे लिख के चली जाती है. तो मुझको तो याद नहीं है भाई डायलॉग, कहता है दूसरे वो राइटर बैठे हैं दूसरे कमरे वो भी लिख रहे हैं. तो मैंने कहा गुरु मैं तो गया होटल की सीढ़ी बैठ के पेन वैन लेकर के मैंने भी लिखा. तो मणि सर ने शायद कंपेयर किया और मुझको ले लिया फिर उन्होंने. तो मुझे वो इंटरवल अभी मुझको याद कि कुछ लोग होते हैं जो रेत की तरह होते हैं, रेत पे ऐसा कुछ डायलॉग था, वो मुझे बहुत पसंद है. इंटरवल होता है उसमें, मनीषा शाहरुख को छोड़ के चली जाती है, वहाँ इंटरवल होता है, वो अच्छा सीन था बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगा. और ठीक, माइक सर सर मैं अरे एक सेकंड नौजवान जी. या कुछ लोग होते हैं जो रेत पे लिखे नामों की तरह होते हैं, हवा के साथ उड़ जाते हैं, तो वो उड़ गई थी, तो दैट वाज द होल मेटाफर इन दैट सीन. पूरा ये ऐसा ही कुछ था. समथिंग लाइक दैट. जी, अगला सवाल. जी सर, धन्यवाद आपको. सर मैं किशन द्विवेदी, मैं भी प्रयागराज से हूँ और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से स्नातक भी हूँ. सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं देखा हूँ कि जो आप जैसे एनएसडी से हैं, एनएसडी से बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिनको देख कर मतलब लगता है कि इनकी कितनी मूवीज़ मैं देख लूँ, कितनी मूवीज़ आ जाएँ, लेकिन मैं जब बॉलीवुड में देखता हूँ तो उनकी पहुँच वहाँ तक बहुत ज़्यादा रहती है, उनकी बहुत ज़्यादा मूवीज़ नहीं आती जो कि हम चाहते हैं. बॉलीवुड में कुछ लोगों का कब्जा है, उन्हीं की मूवीज़ आती हैं जो कि देखने में बहुत मतलब ऐसा नहीं लगता कि अच्छा अभिनय मैं देख रहा हूँ, अच्छा अभिनय जैसे आप लोगों की मूवीज़ से देखने को मिलता है. और जो आजकल एनएसडी वाले जो आए हैं, जो अब धीरे धीरे पॉपुलर होने लगे हैं, लोगों को लगता है कि इनकी मूवीज़ कितनी ज़्यादा आए हैं देखें. तो सर ऐसा क्यों है कि एक गैप क्यों है कि एनएसडी वाले जो अच्छे एक्टर हैं वो दबे रह जाते हैं, और कुछ जो फेम वाले एक्टर हैं जिनको एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती, लेकिन फिर भी हम उनको मजबूरी में देख रहे हैं. पूरे समाज में यही तो हो रहा है यार, अपकास्ट आगे है. लेकिन है हमारे, देखो पंकज त्रिपाठी है, नवाज है, और पुराने लोगों की फहरिस्त तो बहुत ही लंबी है. अनुपम खेर, नसीर भाई, ओम जी, पंकज कपूर, आलोकनाथ, इरफान तो खैर इरफान, और तमाम सारे, नवाज है, बहुत सारे लोग हैं, संजय मिश्रा है, विनीत कुमार हैं, तिग्मांशु धूलिया हैं. हाँ हेलो सर. सर मैं कुछ दिन पहले पापा के साथ बैठ के शागिर्द देख रहा था आपकी मूवी, तो उसमें अनुराग कश्यप को आपने एक रोल दे रखा है बाहुबली नेता का. फिर अनुराग कश्यप ने जब मूवी बनाई गैंग्स ऑफ वासीपुर, तो आपको भी एक बाहुबली. तो जो दोस्त लोग जब एक्टर और डायरेक्टर के रोल पे स्विच करते हैं तो वो इक्वेशन कैसे वर्क करती है, मतलब दोनों, क्योंकि आप दोनों बहुत अच्छे डायरेक्टर, बहुत अच्छे एक्टर. अब मैं तो सिर्फ अपनी बात कर सकता हूँ. अनुराग ने तो रेगुलरली एक्टिंग की है, अभी भी करता है. महाराज जो आया है उसका ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया काम किया उसमें, विजय सेतुपति के साथ, बड़ा ब्यूटीफुल फिल्म इट इज. तो बट अनुराग रेगुलरली बॉम्बे में थिएटर भी करता था. अब तो व्यस्त हो गया तो उतना नहीं करता. पहले मैं तो नहीं करता था बिल्कुल. तो मैंने उसको इसलिए लिया बिकॉज एक्टर भी था, तो शागिर्द में उसने किया. मुझे उसने क्यों लिया मेरी समझ में नहीं आता, मुझे क्यों लिया, क्योंकि मैं एक्टर था भी नहीं और मैं बिहार का हूँ भी नहीं. तो मुझको बोला गया कि बिहारी बोल लिए हैं, तो मैंने कहा मैं तो बिहारी बोलूँगा नहीं लगेगा कैरिकेचर है, और फिर मैं भी बहुत फंसा रहूँगा कि मैं लहजा ठीक से बोल पा रहा हूँ कि नहीं. तो मैंने कहा अपनी जो इलाहाबादी अवधि है वही बोलूँगा. तो मैंने रामाधीर को अवधि में ही बोला है. तो मुझे कई लोगों ने कंप्लेन भी की, यार ये तो धनबाद का कैरेक्टर ऐसे कर. मैंने कहा बहुत जितना आता उतना कर दिया, यही कर सकता हूँ. मस्त रहो, बस हो गया जी. सो सर आपने कहा कि आप एआई के बारे में पढ़ रहे थे, सो दैट जस्ट इंट्रीग्ड मी. ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स है स्क्रिप्ट राइटिंग के जो नाउ एआई कैन डू इट एंड कांट, मतलब जो अभी एआई कर लेगा और जो एआई नहीं कर पाएगा, मतलब जो ड्रामा स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स पे फोकस? थोड़ा इस सवाल की परिधि को बड़ा कर रहा हूँ. फिल्म मेकिंग में एआई किस तरह समझ गया मैं. एआई वही करेगा जो ऑलरेडी किया जा चुका है, उसी के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकालेगा. एआई कभी कोई नई चीज क्रिएट नहीं कर पाएगा. तो इवेंचुअली एआई एक फॉर्मूला बन के ही रह जाएगा. तो एआई कभी क्रिएटिविटी को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, नेवर.
वो और टेक्निकल चीज़ें कर सकता है, स्पेस कर सकता है, मेडिसिन में कर सकता है, बट क्रिएटिविटी में एआई पीछे रहेगा हमेशा। सर नमस्ते। सर मेरा ये सवाल है कि नई पीढ़ी में ऐसा आपको एक्टर कौन सा लगता है? आप कहाँ हैं? ये रहा मैं सर। अच्छा सर नई पीढ़ी में आपको कौन सा ऐसा एक्टर लगता है मतलब जिसके अभिनय को देखकर आपको इरफान सर की याद आ जाए, कुछ रिजेम्बलेंस उनके काम में नई पीढ़ी में अगर आपको जो एक्टर लगे? यार अभी तक तो कोई नज़र नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आएगा नहीं, ज़रूर आएगा, बट अगर उसके पास इरफान जैसा दिल होगा तो आएगा। शुभम। प्रणाम सर, सौरभ जी को प्रणाम, तिग्मांशु जी को प्रणाम। मेरा नाम अटल है। सर आपका बड़ा फेमस डायलॉग है रामाधीर सिंह का कि जब तक हिंदुस्तान में सनीमा है डैश डैश डैश। ठीक। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि रामाधीर सिंह के अलावा तिग्मांशु धूलिया उस चीज़ को कैसे देखते हैं? और सर सुना ही नहीं दे रहा है आप। वो कह रहे हैं कि सिनेमा में जो आपका डायलॉग था गैंग्स ऑफ वासेपुर में कि जब तक सिनेमा है, ये तो कैरेक्टर मान रहा था, आप क्या ऐसा मानते हैं कि जब तक सिनेमा है तो लोग? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं 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 नहीं, लोग तो बेवकूफ़ बनते रहेंगे जब, वो तो राजनीति कराती, सिनेमा क्या है उसमें कुछ। जी आगे से कोई सवाल पूछना चाहता है? इधर आगे माइक लेके आइए। नमस्कार सर, मेरा नाम संजय। और अभी आप इरफान खान सर की बात कर रहे थे, तो आप पान सिंह तोमर भी बनाई आपने, तो उनके साथ की जो आपकी यादें हैं वो कैसी हैं? पान सिंह तोमर के दौरान जो उन्होंने काम किया वो कैसा था आपके साथ? इस पर तो पूरी किताब लिखी जा सकती है यार। मैं सर जानना चाहते हैं। जी, अगर आप कोई काम कर रहे हो, 9 to 5 जॉब या कोई भी काम कर रहे हो, और आपके साथ आपकी बगल वाली डेस्क में आपका सबसे प्यारा दोस्त काम कर रहा होगा दोनों, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा ही लगेगा ना। तो क्योंकि आपका वो बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट, जिससे आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं। वो बातें जो आप अपनी पत्नी के साथ, या कहते हैं ना लड़कों का मायका उसके दोस्त होते हैं। वाह साहब क्या बात। तो ऐसा रिश्ता था। हेलो सर, मेरा नाम गगन है और मैं बुंदेलखंड से हूँ। सर आपकी मूवी पान सिंह तोमर जो आई बहुत अच्छी मूवी थी इरफान खान की। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या चैलेंजेस आपने फेस किए मूवी जब आप शूट कर रहे थे चंबल में, बीहड़ में? और सर साथ में इंडिया में स्पोर्ट्स आइकन को नेगलेक्ट कर दिया जाता है जो, और उन्हें अपना रोल चेंज करना पड़ता है, तो उस पर सर आपने कैसे मूवी बनाई थी सर? वो मेरा क्वेश्चन। इतनी दिक्कत नहीं आई क्योंकि उस इलाके में मैं एज एन असिस्टेंट बैंडिट क्वीन कर चुका था। तो धौलपुर में शूट? धौलपुर एक जगह है, पहले टेक्निकली वो राजस्थान में है, लेकिन आगरा से कुछ 50 किलोमीटर दूर पर है। वहाँ छोटे छोटे होटल भी है, मतलब थोड़ा लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ आप रह सकते हैं। नहीं तो बाकी जगह बीहड़ में आप यूनिट को लेके कहाँ रहेंगे, बट वो अच्छी जगह है। तो उस एरिया से मैं वाकिफ़ था, पहले पिक्चर कर चुका था, लोकल गाँव में लोगों को जानता था, तो वैसी तो कोई दिक्कत नहीं आई शूटिंग करते हुए। कभी कभी मन कर जाता, क्योंकि मेरे हिसाब से चंबल जो नदी है उससे ज़्यादा खूबसूरत नदी हिंदुस्तान में दूसरी नहीं है। बहुत ही एक तो बहुत क्लीन रिवर है, मतलब जिस पानी में अगर मेंढक आपको दिख रहे हो वो प्योर पानी होता है, उस पानी को पी सकते हैं। आपको जब नीचे का तक दिखाई देता है, इतना क्लीन वाटर है वो। तो कभी कभी शूटिंग करते वक्त मन करता था यार यहीं रुक जाएं, रात को थोड़ा एक आध ड्रिंक यहाँ बैठ के पी लें, तो वो मन में रह जाती थी। सब लोग कहते भाई साहब चले जाओ, नहीं कितने डकैत, कितने लोग तो डाकू लोग आके पिक्चर की शूटिंग देखते थे कि कहीं को पता लगा इरफान पान सिंह तोमर कर रहा है, पान सिंह तोमर को उठा के ले गए। तो ये थोड़ा वो रहा कि उतना हम लोग एंजॉय नहीं कर पाए, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई साहब चंबल। अगर ये जगह किसी और देश में होती तो उस जगह में जाने पे टिकट लगाती लोग, जी खूबसूरत है। मैं इलाहाबाद से हूँ और मेरा नाम हिमांग द्विवेदी है। सर मेरा दिग्मांशु धूलिया से सवाल है सर से कि ऐसी कौन सी 3 मूवी हैं जिसको देख करके आप इंस्पायर हुए और आज की यूथ को उन 3 मूवी को देखना चाहिए इंस्पायर होने के लिए? ये रील वाला सवाल है। 3 फिल्में, दिग्मांशु की फेवरेट 3 फिल्में। हिंदी फिल्मों में मेरी जो सबसे फेवरेट फिल्म है वो है गंगा जमुना।
और अगर वो फिल्म ना होती तो शायद दीवार भी ना होती। उसी का प्लॉट दीवार में आया। और गंगा जमुना आप लोग को पता होगा, शायद दिलीप कुमार साहब ने खुद लिखी थी और ऑलमोस्ट आई थिंक घोष एडिट भी उन्होंने ही की थी क्या। और वो पिक्चर भी, अगर आप पिक्चर का सेंसर सर्टिफिकेट देखें तो हिंदी नहीं है, उसमें अवधी है। लैंग्वेज जो लिखा था ना सेंसर सर्टिफिकेट में, किस लैंग्वेज में पिक्चर है, तो उसमें अवधी है। अब खैर मैं तो बहुत बात कर सकता हूँ। गंगा जमुना ग्रेट फिल्म है। ऐसे तो बहुत सारी फिल्में हैं। गाइड मुझे बहुत पसंद है विजय आनंद साहब की। और एक अंग्रेजी पिक्चर है जो कि मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे अच्छी पिक्चर है, उसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन अमेरिका। ये तीनों मेरी फेवरेट पिक्चर है। वाह साहब। एक आखिरी सवाल लेंगे जी, लड़कियों में कोई सवाल पूछना चाहता है? और हाँ, इनको दे दीजिए मैम को। कि अभी के बॉलीवुड में और आज से 20 साल पहले के बॉलीवुड में क्या डिफरेंस है? जो अभी हम लोग सुनते हैं काफ़ी उसके बारे में, मुझे अब उसके बारे में सुन के ही डर लगता है कि वहाँ पर आउटसाइडर्स के साथ में बहुत बुरा बिहेव किया जाता है। और बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में सुन के हमें लगता है कि जो दिख रहा है वो नहीं है। तो पहले भी ऐसा होता था या अभी ऐसा हो रहा है ज़्यादा? आप टीवी न्यूज़ बहुत देखती हैं क्या? देखती हूँ। जी जी जी। नहीं, आपने शायद गलत सुना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आउटसाइडर के साथ। देखिए, बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं बॉम्बे में। और किसी को ये कहना कि मैं एक्टर हूँ, अब उसके लिए कोई मेडिकल डिग्री या इंजीनियरिंग की तो चाहिए नहीं। कोई भी कहता है, मम्मी ने बोल दिया मेरा बेटा कितना खूबसूरत है, 4 दिन जिम गया, उसको लगता है मैं तो हीरो हूँ। तो इस मुगालते में लोग बहुत आ जाते हैं बॉम्बे में, ये सोच के हमारे अंदर बहुत टैलेंट है, वो होता नहीं है। और वो भीड़ बढ़ती जाती है, फिर उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, तो उनको बुरा लगता है। फिर वो इतने साल हो जाते हैं, 4 साल की, फिर किस मुंह से घर वापस जाएं, फिर वो जा ही नहीं पाते हैं। और वहीं पूरी उनकी जवानी, उनकी रौनक चेहरे की सब चली जाती है। तो ऐसा नहीं है। मुझे लगता है पहले का टाइम ज़्यादा मतलब मुश्किल था, अब तो फिर भी आसान हो गया है। अब तो काफ़ी आसान हो गया है। आपके पास अपना फ़ोन है, आप अपना काम को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लोग शॉर्ट फिल्म बनाते हैं अपने फ़ोन पे, यूट्यूब पे डाल दीजिए, प्लेटफॉर्म है एग्जीबिशन का। पहले तो ऐसा नहीं था, अब तो मुझे लगता है ज़्यादा आसान हो गया है। जी, सवाल बहुत सारे हैं लेकिन समय की मर्यादा है, पर साथ में एक वादा है। वादा ये कि जनवरी के महीने में हम लोग तिग्मांशु धूलिया जी के साथ गेस्ट इन द न्यूज़ रूम रिकॉर्ड करेंगे। और जितनी ज़्यादा बातों का रेफरेंस आ रहा है तो हमें लग रहा है 4 घंटे से कम का तो क्या ही एपिसोड होगा। तो नाना पाटेकर जी वाले एपिसोड का रिकॉर्ड आप ही से टूटेगा ऐसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया तिशुदा, थैंक यू सो मच, थैंक यू।